चलिए शुरुआत करते हैं रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्नों से। इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा में पूछे गए सभी सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस के प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हर प्रश्न के साथ हम उससे जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको इन विषयों को गहराई से समझने में मदद मिल सके और आगामी एएलपी टेक्नीशियन तथा अन्य आरआरबी परीक्षाओं में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रश्नों के सही उत्तर ही नहीं देंगे बल्कि उन महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों पर भी रोशनी डालेंगे जो परीक्षा में आपकी मदद कर सकते हैं। तो एक नई समझ और उत्साह के साथ चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आए हुए प्रश्नों की, जो कि ये जो एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? आंसर इज सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Na होता है। ठीक है, इसकी जो अगर परमाणु संख्या की बात करें यानी एटॉमिक नंबर की, तो 11 होता है। आवर्त सारणी में यह ग्रुप 1 में होता है। कौन सा? ग्रुप 1 में। ठीक है, यह एक तरीके से बेसिक नेचर में होती है। सोडियम बेसिक नेचर में होती है। बात करें इसके भंडारण की, तो यह केरोसिन के तेल में से रखा जाता है ताकि यह हवा या पानी के संपर्क में न आ सके। रंग इसका सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, और एक तरीके से अगर यूज देखा जाए तो लैंपों में, रसायन शास्त्रों में, प्रयोगों में इसके लिए इसको यूज किया जाता है। और इसकी बात करें, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो होता है कि ये आसानी से इसे चाकू से, नाइफ से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, किसको? सोडियम को। ठीक है, अब जो भी अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो, इसका जो प्रतीक है वो ऑरम होता है और एटॉमिक नंबर 79 होता है। आवर्त सारणी में इसका ग्रुप 11 होता है। किसका? गोल्ड का। ठीक है, बात करें इसके जो मुख्य अयस्क हैं किसके? गोल्ड के, वो हैं पायराइट, पायराइट। ठीक है, और है कैल्वेराइट। ठीक है, बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर जो है वो, इसका रासायनिक प्रतीक Cu होता है। ठीक है, और परमाणु संख्या की बात करें तो ये 29 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है और यह टेम्परेचर का भी चालक होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉपर की, यानी कि अगर यह ऑक्सीजन से मिलकर के हरे रंग की परत बनाता है, हरे रंग की परत बनाता है, जिसे हम पेटिना बोलते हैं। ठीक है, पेटिना बोलते हैं। बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम का प्रतीक को हम पीटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यानी कि जो उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, हम यहाँ पर सिर्फ जेके जीएस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है हमें वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी एफ जो है वो होता है एफ इजक्वल्स टू आर बाई टू, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम जो दे रखा है वो हमें 22 किलोग्राम दे रखा है, 22 केजी। वी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं काइनेटिक एनर्जी में अगर मान रखते हैं तो वो हो जाता है हाफ इंटू 22 इंटू 5 का स्क्वायर। कितना आएगा? 1/2 इंटू 22 इंटू 25, 2 से 11, तो हो जाएगा 5, 5 2 7 एंड 2, तो ये हो जाएगा 275 जूल। ठीक है, राइट आंसर इसका 275 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी जो इमेज है वो आपसे छोटी और दर्पण छोटी है, तो दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण, इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी उत्तल और अवतल दर्पण की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत हुई थी। तो ये किन किन के बीच में हुई थी? एक तो नचिकेता और भगवान यम के बीच में। नचिकेता भारतीय उपनिषदों में एक प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। उनका उल्लेख कठोपनिषद में हुआ है, जहाँ पर उनकी चर्चा भगवान यमराज के साथ संवाद के रूप में की जाती है। ठीक है। अगर बात करें कथा के सार की, यानी कि स्टोरी समरी की जो बात करते हैं, तो इसमें नचिकेता अपने पिता से प्रसन्न नहीं होते हैं जब वे उन्हें यमराज को दान देने के लिए भेजते हैं। तो नचिकेता यमराज के पास जाते हैं। वहाँ ये यमराज से जीवन, मृत्यु और आत्मा के अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यमराज से सवाल पूछते हैं। तो इस तरह से एक तरीके से ये फिलॉसफी का भी टॉपिक होता है। तो नचिकेता की जो कहानी में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए ज्ञान की खोज को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? हम देख सकते हैं जो आर जो होता है रेजिस्टेंस, आर इक्वल्स टू रो एल अप डिवाइड बाई ए। तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के समानुपाती, यानी लेंथ के प्रोपोर्शनल, और एरिया क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ हम लेंथ और क्रॉस सेक्शनल किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, यानी कि जिससे कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है। तो ये उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा और उसकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता पर भी डिपेंड करेगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस के अन्य फैक्टर की, तो यहाँ पर अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल इसका आंसर होगा। यानी कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। बात करते हैं रेजिस्टेंस के कुछ अन्य डेफिनेशन की, तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जो विद्युत प्रवाह के का विरोध करती है। ठीक है, इसका विरोध करती है। इसे आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई ओम होती है। फॉर्मूला की बात करें वोल्टेज करंट करंट के रेस्पेक्ट में, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, जहाँ वी वोल्टेज, आई करंट और आर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। एक ओम जो है, यानी हम कह सकते हैं एक ओम होता है 1 वोल्ट एम्पियर के, 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसको प्रभावित करने वाले, तो हमने अभी देखा था कि धातु और गैर धातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की जो किससे बना है वो कंडक्टर, तो वो हम उन सबका प्रतिरोध वो है वो अलग अलग होता है। और साथ ही लेंथ, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो आर टी इक्वल्स टू होता है आर नॉट 1 + अल्फा टी, जहाँ पर आर नॉट जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस उस कंडक्टर मटेरियल का, और टी जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, और आर अल्फा जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायरॉक्सिन में थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आंसर है आयोडीन। गाइस गाइस आयोडीन की नेचर की बात करें, केमिकल नेचर के हिसाब से, तो यह एक हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि यह सामान्यतः आयोडीन यौगिकों के रूप में, यानी कंपाउंड की फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, कौन? आयोडीन। ठीक है। और अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें, तो समुद्र का पानी और समुद्री शैवाल में आयोडीन होता है, और आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्र और खेतों का पानी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है I2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और भी ऑप्शंस है। पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम जो है उसका रासायनिक केमिकल फॉर्मूला, पोटेशियम की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो के से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है। कितना? 19। और परमाणु भार की बात करें तो 39। और एटॉमिक मास को हम, जो इसकी यूनिट होती है वो AMU होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम की। कैल्शियम के बारे में हम देखें तो कैल्शियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो Ca होता है। ठीक। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। और यह एल्केलाइन एल्केलाइन धातु होती है। कौन सी? एल्केलाइन धातु। ठीक है। और परमाणु भार की बात करें तो इसका 40 परमाणु भार होता है, और एटॉमिक मास की वही यूनिट AMU होती है। ठीक है।
इसका जो उपयोग है वो हड्डियों और दांतों का निर्माण, उर्वरक, सीमेंट और चूने में उपयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम का। ओके। नेक्स्ट आता है इसमें सोडियम। तो सोडियम की हमने अभी चर्चा की थी कि सोडियम का जो रासायनिक केमिकल सिंबल है वो Na डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है और यह एक एल्कली धातु है। कौन सी? एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल है कौन? सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15 की। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंगल टैक्स सिस्टम है। कौन सा? सिंगल टैक्स सिस्टम। अगर हम बात करें इसके जो टाइप्स की तो वो CGST, सॉरी, इसके टाइप्स की बात करें तो इसका जो टाइप है वो एक होता है CGST, एक SGST और एक IGST। CGST जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित होता है। SGST की बात करें तो यह राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है और IGST है वो अंतरराज्यीय व्यापार के लिए यूज होता है। अगर हम इसकी स्लैब की बात करें तो इसमें 4 स्लैब होती हैं। कौन कौन सी? 5%, 5%, 10%, ठीक है, एक होती है, सॉरी 10 नहीं, 12%, एक होती है 18% और एक होती है 28%। तो 28% GST का जो स्लैब है वो हाईएस्ट स्लैब है GST में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? यह है लेवोजियर। कौन? लेवोजियर, या फिर इन्हें लेवासिए बोलते हैं, जिन्हें रसायन विज्ञान का फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है किसका? रसायन, ठीक है, किन्हें? लेवोसियर को। ठीक है। और इन्होंने जो है वो द्रव्य के संरक्षण का सिद्धांत दिया था और दहन की ऑक्सीजन सिद्धांत, यानी कौन सा? ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कम्बशन इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इन्हीं में देखा जाए अन्य, जैसे रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड जो है वो, जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने खोज की थी, सबसे ज़्यादा इनका जो खोज है वो थी रेडियो तरंगों का अध्ययन। ठीक है, इन्होंने रेडियो तरंगों का अध्ययन किया था। डेमोक्रिटस की बात करें तो डेमोक्रिटस का एक परमाणु सिद्धांत, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, यानी कि इन्हें परमाणुवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है। अगर हम डेमोक्रिटस और डाल्टन की बात करें तो दोनों में भिन्नता ये है कि इन्होंने, डेमोक्रिटस ने परमाणु सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, लेकिन परमाणु सिद्धांत का जो पुनरुद्धार है, यानी कि रिवाइवल ऑफ एटॉमिक थ्योरी है, वो डाल्टन को जाती है। ठीक है, डाल्टन को जाती है। यानी कि डेमोक्रिटस ने तो परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया था किसने? डाल्टन ने। जोसेफ एल प्रोस्ट की बात करें तो ये एक तरीके से उन्होंने बताया था कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के अनुपात को बदलने से यौगिक की पहचान बदल जाएगी। तो ये कहा था जोसेफ एल प्रोस्ट ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? हमें करना होगा कि उसमें 273 जोड़ दिया जाए। ठीक है, बात करते हैं सेल्सियस की। तो सेल्सियस जो है, सेल्सियस टेम्परेचर का को डिनोट करता है डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, और ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि जमाने का जो बिंदु है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उबालने का, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यानी कि उबालने का जो बिंदु है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और केल्विन में जो से अगर बदलने का सूत्र है, यानी फॉर्मूला टू केल्विन, सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलते हैं तो केल्विन हो जाता है, तो सेल्सियस में हम 273 जोड़ देंगे तो ये हमें केल्विन मिल जाएगा। अगर केल्विन की बात करें, यहाँ पे केल्विन की बात करें
तो इसका जो एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है और इसमें कोई भी नो नेगेटिव वैल्यू होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती केल्विन में। अगर हम सेल्सियस में बदलने की बात करें यानी कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए जो टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ होता है उसमें 273.15 माइनस कर देंगे। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट फ़ारेनहाइट की। एक और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कौन सा, फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर का ही एक और डिनोशन होता है, किसमें, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसका जो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें यानी कि जमाने का पॉइंट, तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाती है चीज़ यानी वो लिक्विड, यानी कि वो वाटर की बात करें तो। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बात करें इसके फॉर्मूला की, तो इसे कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया है उसको F-32 इंटू 5/9 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो केल्विन में निकालने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा। तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन तीनों का हमारे पास रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तत्व ए, बी और सी डॉबेरनियर लेटराइट्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। जो एटॉमिक मास ऑफ बी होगा, एटॉमिक मास ऑफ बी कितना होगा, ये होगा एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2। तो ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 23। यानी कि इसके अनुसार, इस डॉबेरनियर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार, जो बी एलिमेंट यानी कि मिडिल एलिमेंट बी का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज होगा किस किस के, फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास प्लस थर्ड एलिमेंट यानी सी के एटॉमिक मास के एडिशन के, इन दोनों का जो जो एडिशन करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि ए और सी का जो एवरेज है वो एटॉमिक मास ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है, आंसर होगा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहते हैं, ये शायद लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो हमें देखना है कि युद्ध के मैदान में तीर भी यूज़ होते हैं, सैनिक भी होते हैं, एलिफेंट भी होते हैं और रथ भी होते हैं। लेकिन हमें बात जब किसी लॉजिकल रीजनिंग में यही होता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सबसे सुटेबल है। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे जो है सैनिक, हाथी और रथ, अगर ये नहीं भी हों तो भी युद्ध हो सकता है अगर हमारे पास हथियार उच्च क्वालिटी का है, हथियार बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एरोज हैं यानी जो तीर हैं वो युद्ध के मैदान में हमेशा यूज होते हैं। तो ये एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। ये उस टाइम का शायद करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। बात करते हैं रियो डी जेनेरियो की, तो यह ब्राज़ील का एक स्टेट है रियो डी जेनेरियो और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिको सिटी, जिसकी जो राजधानी है, ये इसका जो कंट्री है वो मैक्सिको है और इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। ठीक है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और यहाँ पर यूनेस्को नाम की एक संस्था है। पेरिस में अगर देखा जाए तो कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, यूनेस्को, यूनेस्को,
IOCD, OECD, सॉरी OECD, ठीक है। तो और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस एजेंसी, सॉरी। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। लंदन की बात करें तो लंदन में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल चैरिटी का है ना, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की शाखा भी एक लंदन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया? तो ये चुना गया ममता कालिया, जो कि उस टाइम करंट अफेयर से रिलेट करता था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो ये थे महाराजा, वो सॉरी, CM अमरिंदर सिंह के, इनके जो पिता थे वो कैप्टन, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के CM थे। इनके पिता थे श्री अरिंदर सिंह जी, जो कि पटियाला के राजा थे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, क्या करती है? एक साल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। साल्ट, अगर हम धातुओं की यानी मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वे हमें साल्ट और हाइड्रोजन यानी कि लवण और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, उनसे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर के जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करें, केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो CaOCl का होल ट्वाइस, वन सेकेंड, CaOCl का होल ट्वाइस, ये क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो कि क्लोरीन गैस से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके जो केमिकल फॉर्मूला की, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ये कैसे होता है कि ब्लीचिंग पाउडर को चूने के पानी और क्लोरीन गैस से तैयार किया जाता है। यानी जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये कौन सा है? ये है चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस में अगर हम क्लोरीन गैस मिला देते हैं Cl2, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा CaOCl का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और जल देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हम बात करेंगे इसमें, हम जानते हैं जो V इक्वल्स टू होता है U प्लस AT होता है, कितना? हमने देखा V इक्वल्स टू, गति का जो नियम के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है U प्लस AT, जहाँ V जो है वो अंतिम वेग यानी कि लास्ट वेलोसिटी और U प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी होती है। यानी कि जो V है फाइनल वेलोसिटी और U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सलरेशन और T टाइम, ठीक है। हमें दिया गया है मास जो है वो 2 किलोग्राम है, ठीक है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि U दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, U इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। और यहाँ पर G यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो दिया गया है G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं जब इनको हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा? V इक्वल्स टू आएगा V इक्वल्स टू U माइनस GT हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सलरेशन है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नेगेटिव
रिप्रेजेंट होगा, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर 20 माइनस 10 इंटू 2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्या ये हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, 1 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वी कितना है 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी कितनी 0 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0 जूल, ठीक है, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? ये जावेद अख्तर, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ हमें दिया गया है एम 4 किलोग्राम, यानी मास दिया गया है 4 किलोग्राम, और वस्तु की जो वेलोसिटी है वी वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि बल वस्तु पर निरंतर रूप से लगाया जा रहा है, जिससे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से उसकी जो गति है वो बढ़कर 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर W वर्क है, एम मास, और V अंतिम वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी। तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल्स टू हाफ एम 4 इंटू वी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स 25, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, तो 25 इंटू 2 ये होता है कितना, तो आंसर इज 50 जूल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज़ की, तो प्लांट टिश्यूज़ में जो टिश्यूज़ के टाइप होते हैं वो होते हैं, एक एपिकल टिश्यू, एक होता है इंटरकैलरी टिश्यू, और एक होता है लेटरल टिश्यू, ठीक है, लेटरल टिश्यू। एपिकल टिश्यू को बोलते हैं हम शीर्ष विभज्योतक ऊतक, और इंटरकैलरी को बोलते हैं अंतर्वर्ती ऊतक, लेटरल टिश्यू को बोलते हैं पार्श्व ऊतक। तो एपिकल टिश्यू जो है वो जड़ और तने की लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इंटरकैलरी टिश्यू जो है वो पत्तियां और इंटरनोड्स, जैसे अगर गन्ने का आपने देखा होगा तो यहाँ पर कुछ नोट्स रूप में होते हैं, तो ये इन्हें इंटरकैलरी टिश्यू की वजह से होते हैं। तो ये पत्तियों के डंठल यानी कि इस जगह पर, और जैसे यहाँ पर यानी कि मिड में, और यानी कि जो इंटरकैलरी जगह होती है जहाँ पर नोट्स होते हैं वहाँ पर लंबाई बढ़ाने का कार्य करते हैं कौन, इंटरकैलरी टिश्यू। और पार्श्व ऊतक यानी कि लेटरल टिश्यूज की बात करें तो ये जो है वो पौधे के जड़ के नीचे यानी छाल के नीचे स्थित होते हैं, और जड़ या तने की चौड़ाई को बढ़ाने में सहायक करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ये बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण, यानी कि पार्श्व ऊतक के कारण, पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया था हरियाणा सरकार ने उस टाइम। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में बेहतर प्रदर्शन के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको यह दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार
प्राप्तकर्ता की बात करें तो देविका रानी इन्होंने प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि 1969 यानी कि 1969 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? आंसर है चक्रवात यानी साइक्लोन। ओडिशा की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, और इसका जो राज्य चिन्ह है वो है उत्कल। ठीक है, इसकी स्थापना ओडिशा की 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो नदियों में ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, ये सब ओडिशा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध है। तो आंसर है गोल्ड। गोल्ड का रासायनिक सूत्र होता है ऑरम AU, और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? यह है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो अंडाणु के निषेचन के बाद भोजन संरचनात्मक भाग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की तो सबसे पहले ओवरी, यानी कि बच्चा जब विकास होता है बच्चे का तो उस सबसे पहली स्टेज होती है वो ओवरी में, यानी कि अंडाशय में अंडाणु का उत्पादन होता है। इसके बाद फिर आता है अंडाणु यानी ओव्यूल, जो कि अंडाशय में स्थित निषेचन के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। ठीक है, ओव्यूल। फिर आता है जाइगोट, ये फिर जाइगोट बनाता है, जाइगोट। ठीक है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि जो एग और स्पर्म है वो जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, इसके बाद होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जाइगोट के जो फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण के पोषण के लिए एंडोस्पर्म का विकास होता है, और फिर बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, जो कि जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। एक बार और फिर देखते हैं, सबसे पहले ओवरी, फिर ओव्यूल, ओव्यूल यानी अंडाणु, फिर बनता है जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, फिर आता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, और फिर बनता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। ठीक है, बात करें ओवरी की तो यहाँ पर अंडाणु का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है उसका। ठीक है, एग का प्रोडक्शन होता है, और ओव्यूल यानी कि अंडाणु जो है ये है अंडाशय में स्थित फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, तैयार रहता है। और फिर होता है जाइगोट, यह अंडाणु यानी कि ओव्यूल और या फिर एग और जो स्पर्म है उसका जब मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। फिर आता है एंडोस्पर्म, जो कि जाइगोट के फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण के पोषण के लिए एंडोस्पर्म का विकास होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। और फिर बनता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, जो कि जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जो बीज का निर्माण करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है, संयोजन होता है। अगर हम किसी विशेष उदाहरण की बात करें जो तो जैसे आयरन हो गया, आयरन का जो है जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर Fe+2 आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें तो जैसे कोई भी सब्जी है या फिर कोई भी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, तो उसमें उपस्थित वसा और तेलों का जब ऑक्सीकरण होता है तो दुर्गंध उत्पन्न होती है। ये ऑक्सीकरण के कारण रेजिन और अन्य अणु में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे दुर्गंध आती है। तेलों में जो है वो फैटी एसिड ऑक्सीकरण के कारण बासी या फिर बेकार होकर दुर्गंध उत्पन्न करने लगती है, यानी कि फैटी एसिड्स का भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? ये होता है फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये थे मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, उस टाइम के ये खिलाड़ी रहे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि रियो पैरालंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अगर हम बात करें कुछ और जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा वो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो भाला फेंकते हैं। मैरी कॉम है, वो बॉक्सिंग करती हैं, ठीक है, बॉक्सिंग करती हैं। साक्षी मलिक रेसलिंग है, ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन। राजीव कुमार रग्बी, ठीक है। तो ये कुछ दीपिका कुमारी है, वो तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2, 8, 18 और 8 होगा। यानी कि अगर बात करें तो हम देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करते हैं तो इसके 4 शेल होते हैं। कौन कौन से? के, एल, एम और एन। अगर बात करें के शेल की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि किसी भी नाविक के पास में जो शेल होते हैं वो के, एल, एम, एन में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 होंगे। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें के जो एन के को हम एन इक्वल टू 1 से एल 2 से यानी कि जो कक्षा है, कक्षा की संख्या वो 2, 3 और 4 ऐसे होती है। देखते हैं इसको थोड़ा और विस्तार से कि जब यहाँ पर क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है कितना? 36। अब देखते हैं के, एल, एम और एन में कैसे विभाजित कर सकते हैं इनको, कैसे इनको रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2। फिर आएंगे कितना? 8, ठीक है। कितना आ सकते हैं? एल में 8 आ सकते हैं। फिर आएंगे 18 और फिर होंगे 2, यानी बचे कितने? 34 हो गए ना यहाँ तक। तो ये फिर ये 2 इसमें रख देंगे एन शेल में। तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती है। तो वो मीथेन होती है। कौन सी? मीथेन, ठीक है। एक होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और कभी कभी थोड़ी मात्रा में अमोनिया भी होती है यानी कि NH3 H2S CO2 और मीथेन यानी CH4। ये जो है वो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मीथेन गैस जो है वो ऊर्जा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मीथेन गैस को, CH4 को। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो एक तरीके से ये इनकम्प्लीट कम्बशन होता है इसका, ठीक है। एक तरीके से ये अधूरी दहन है। जब कार्बन या कार्बन युक्त पदार्थ यानी जैसे लकड़ी, कोयला या जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो यह CO गैस उत्पन्न करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्टोव, हीटर या इंजन में अधूरी दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। अब अन्य इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वाहनों के इंजन में CO गैस उत्पन्न होती है और आग में जलने वाली सामग्री से विशेष रूप से जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है तब CO गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि क्या शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि इफ इट इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो क्या होगा इसमें? ये होगा इसका आंसर लैंगिक प्रजनन। अगर लैंगिक प्रजनन शामिल हो जाता है तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हम यह एक प्रकार का रिप्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें 2 अलग अलग लिंगों यानी मेल और फीमेल के की योगदान से संतान उत्पन्न होती है, यानी गैमेट्स का मिलन होता है इसमें। पुरुष का जो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है,
ठीक है? और अगर बात करें जैविक विविधता के बारे में, तो इस प्रक्रिया से संतान में जैविक विविधता जो है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों माता-पिता के क्रोमोसोम्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो एग्ज़ाम्पल है वो ह्यूमन यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, फूलों द्वारा करते हैं, ठीक है? अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यानी कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात करें, तो यह प्रजनन केवल एक ही व्यक्ति से संतान में उत्पन्न होता है। इसमें लिंगीय मिलन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी युग्म नहीं होता है, यानी कोई फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है? यानी कि संतान की उत्पत्ति जो है वो बिना फर्टिलाइज़ेशन के, बिना युग्म के होती है, ठीक है? बिना फ्यूज़न के होती है, सॉरी। ओके। और यह एक तरीके से बाइनरी फिजन होता है इसमें। इस पर स्पोराइजेशन फिजन होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेजनरेशन, ठीक है? ये होता है इसमें। और एक होती है क्लोनिंग। तो इनसे जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? उदाहरण के तौर पर अमीबा अमीबा, ठीक है? और प्रोटोज़ोआ प्रोटोज़ोआ और कुछ पौधे जैसे आलू, तम्बाकू एटसेट्रा जो भी हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं मुख्य अंतर इनमें कौन-कौन सा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें मेल और फीमेल की नीड होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही व्यक्ति से संतान उत्पन्न हो सकती है, एक ही प्रजाति से संतान उत्पन्न हो सकती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें संतान में विविधता उत्पन्न होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान की जो है वो समानता होती है, ठीक है? किसी प्रकार की कोई विविधता उत्पन्न नहीं होती है इसमें। तो गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।